अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पर और ये यूनिट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण रसायन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ लेंगे एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। ओके, तो देखो बच्चों, जो हमारा एनवायरमेंट है इसमें जो बायोलॉजिकल, सोशियल, इकोनॉमिकल, फिजिकल, केमिकल, इस तरह के जो इंटर रिलेशंस हैं, तो इन इंटर रिलेशंस की स्टडी ही क्या कहलाती है? एनवायरमेंटल स्टडी। यही हमने डिफाइन किया है कि स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, सोशियल, इकोनॉमिकल, फिजिकल एंड केमिकल इंटर रिलेशंस ऑफ आवर एनवायरमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्टडी। समझ गए बच्चों कि हमारे पर्यावरण में जो जैविक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, रासायनिक संबंध है, इन संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पर्यावरण अध्ययन। ओके, तो ये तो था हमारा एनवायरमेंटल स्टडी का डेफिनेशन। अब देखो बच्चों, ये जो यूनिट है यहां पर, इसमें हम ओनली और ओनली इसको डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। समझे ना कि इस यूनिट में हम टोटली किसको डिस्कस करने वाले हैं? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को। इसलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लेंगे, फिर हम इनके टाइप्स लेंगे और उनको डिटेल में एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर हम आ जाते हैं डेफिनेशन किसकी? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। तो देखो बच्चों, जो हमारी एयर है या हम ये कहें हमारा जो वाटर है, लैंड है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, मींस इसके किसी कैरेक्टर में कोई केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल अनडिजायरेबल चेंज आता है जो कि हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल हो, या हम ये कहें कि जितना भी लिविंग सिस्टम है उसके लिए हार्मफुल हो, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हार्मफुल हो, हमारे जो कहना चाहिए सोशल लाइफ है उसके लिए हार्मफुल हो, कल्चरल असेट्स हैं उनके लिए हार्मफुल हो, या फिर हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनके लिए हार्मफुल हो, तो ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यही मैंने डिफाइन किया है कि एन अनडिजायरेबल चेंज इन किसमें? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, water and land that is harmful to human life and other living organisms and living conditions, cultural assets, industrial progress and harmful for our resources is called environmental pollution। समझ गए बच्चों कि हमारा जो वातावरण है, इस वातावरण में जो एयर है, जल है, भूमि है, इनकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का रासायनिक, भौतिक या जैविक परिवर्तन होता है जो हमारी लाइफ के लिए या अन्य जैविक तंत्रों के लिए, हमारे औद्योगिक विकास के लिए, हमारे सामाजिक या कहें कि ऐतिहासिक धरोहर के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाता है, तो ऐसे परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? पर्यावरण प्रदूषण। यही डिफाइन किया है ना कि हमारी वायु, जल, भूमि में अवांछनीय रासायनिक, भौतिक एवं जैविक परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए, अन्य जीवों के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए, औद्योगिक विकास के लिए या हमारे आवश्यक जो स्रोत हैं उनके लिए अगर हानिकारक है तो इसे हम बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। सीधा सा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल चेंज आता है जो हमारे लाइफ के लिए क्या हो? हार्मफुल हो, या और भी जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए क्या हो? हार्मफुल हो, तो सीधा सा है कि ऐसा चेंज ही, अनडिजायरेबल चेंज ही क्या कहलाता है बच्चों? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट,
प्रदूषक। ओके, तो देखो बच्चों, पॉल्यूटेंट एक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे पॉल्यूशन क्या होता है, आता है, मींस जिसके कारण पॉल्यूशन उत्पन्न होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। मींस द सब्सटेंस व्हिच कॉजेस पॉल्यूशन एंड इज हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, कॉल्ड पॉल्यूटेंट। समझ गए बच्चों? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सीधा सा है पॉल्यूशन ला दे, पॉल्यूशन उत्पन्न कर दे, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, वही क्या है, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, वही क्या है, पॉल्यूटेंट। समझ गए बच्चों? ऐसा पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करता है और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वही क्या है, प्रदूषक है। ओके, अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो वाटर के लिए हो, एयर के लिए हो, सॉइल के लिए हो, इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आएंगे। अब इनके टाइप्स में आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, टाइप्स में 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। एक तो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैव निम्नीकृत प्रदूषक, और एक होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो देखो, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आप इनके नेम से ही समझ रहे होंगे कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो रैपिडली, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर कहें कि आर्टिफिशियल प्रोसेस, इनसे डिग्रेडेबल हो, डिग्रेडेड हो जाए, मींस अपने छोटे छोटे पार्ट्स में, या कहें कि जो मतलब जितना मिनिमम पार्ट्स में जा सकते हैं, इस तरह से वो डिकम्पोज्ड हो जाएं, तो हम उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर डिग्रेडेड, ठीक है, डिग्रेडेड rapidly by natural process and artificial methods। इसमें भी जैसे कि रेडिएशंस में, माइक्रोबियल एक्शन है, तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। समझ गए बच्चों? ऐसे पदार्थ जो शीघ्रता से प्राकृतिक या कृत्रिम विधियों से, प्रोसेस से, प्रक्रमों से निम्नीकृत हो जाते हैं, जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे एनिमल और प्लांट वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जैसे कि वुड्स हैं, लीव्स हैं, या कहें कि एनिमल डोमेस्टिक जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, वो जो मटेरियल होता है इस तरह का, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप है और वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, अजैव निम्नीकृत प्रदूषक। सीधा सा है कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनका बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसे पॉल्यूटेंट जिनका डिग्रेडेशन बहुत ही स्लो रेट से चलता है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, अजैव निम्नीकृत प्रदूषक। दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट डिग्रेडेड, ठीक है, डिग्रेडेड रैपिडली बाय नेचुरल प्रोसेस और आर्टिफिशियल मेथड, और डिग्रेडेड वेरी स्लो रेट, जो बहुत ही स्लो रेट से भी डिग्रेडेड होते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, नॉन बायोलॉजिकल या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। समझ गए ना बच्चों कि ऐसे पदार्थ जो शीघ्रता से प्राकृतिक या कृत्रिम विधियों से निम्नीकृत नहीं होते, अजैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे देखा होगा, डीडीटी है, बीएचसी है, आर्सेनिक सॉल्ट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, पेस्टिसाइड्स हैं। ये अगर हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो ये लाखों साल ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनका बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं होता, और सबसे ज्यादा हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स यही हैं। समझ गए ना? जबकि एनिमल, प्लांट्स वेस्ट मटेरियल, डोमेस्टिक सीवेज, ठीक है, तो ये सब हमारा बायोडिग्रेडेबल है, बट ऐसे मटेरियल्स जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। समझ गए ना? तो इन्हें अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट
और ये है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। ओके, तो देखो बच्चों, हम इस यूनिट में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन तीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और इसमें से जो फर्स्ट है ये है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, वातावरणीय या वायु प्रदूषण। तो देखो बच्चों, हमारी अर्थ के ऊपर जो पूरा एयर है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर में, इस एयर में जब किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल चेंज आता है जो कि ह्यूमन लाइफ और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट्स, इनमें एक हार्मफुल इफेक्ट डालता है, तो इसे बोला जाता है क्या, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। समझ गए ना कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल चेंज आ जाए जिससे ह्यूमन लाइफ इफेक्टेड हो जाए, इसके अलावा अदर एनिमल्स, प्लांट्स ये भी इफेक्टेड हो जाएं, तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एयर पॉल्यूशन या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ये मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर नेचुरल प्रोसेस, इनसे निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके एटमॉस्फेयर में मिल जाने के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे धुआं है, ठीक है, स्मॉग है, तो इस तरह के बहुत सारे केमिकल और भी जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, वो एयर में मिलते रहते हैं, तो इनके कारण ही हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। समझ गए ना, यही डिफाइन किया है कि एटमॉस्फेरिक और एयर पॉल्यूशन इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल्स इनटू एटमॉस्फेयर। ये क्यों आता है, जब कोई अनडिजायरेबल क्या हो जाए, मटेरियल हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, आइदर ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अर्थ। या तो कोई नेचुरल प्रोसेस चल रही हो, जैसे ज्वालामुखी फूकते हैं तो बहुत ज्यादा धुआं और डस्ट पार्टिकल्स एयर में मिल जाता है, वो भी एक क्या है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। या कोई ह्यूमन एक्टिविटीज से जो केमिकल्स या किसी भी प्रकार का मटेरियल एयर में मिल रहा है, उससे भी एयर पॉल्यूशन आता है। और ऐसे में क्या होगा, विच एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एयर एंड लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑफ अर्थ। और इनके जब मिल जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसके कारण जो एयर की क्वालिटी है उसमें एक कहें अनडिजायरेबल चेंज आ जाता है। ओके, ह्यूमन लाइफ और एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब में भी क्या आते हैं, डिफरेंट चेंजेस आते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं, हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं, तो वो सब क्या है, हमारे एयर पॉल्यूशन। समझ गए बच्चों कि जब मानव क्रिया या प्राकृतिक प्रक्रम आदि के कारण उत्पन्न अवांछनीय पदार्थ जब हमारे वायुमंडल में मिल जाते हैं, तो पृथ्वी के जीवों, पौधों, मानव जीवन और वायु, ठीक है, वायु की गुणवत्ता में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे भी हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषण। अब देखो बच्चों, अब आता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, पूरा वायुमंडल है, इसमें किस टाइप के जो है पॉल्यूशन आते हैं। तो ध्यान से सुने कि सी लेवल से लेकर 10 किलोमीटर तक, ठीक है, सी लेवल से एटमॉस्फेयर में 10 किलोमीटर ऊपर तक का जो एक पार्ट है, एक लेयर है, एयर की जो लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। समझ गए ना कि हम ये कहें कि ये है हमारी अर्थ और इतना ये है एयर, एटमॉस्फेयर, और ये मान लो 10 किलोमीटर है। कितना है, 10 किलोमीटर। तो यहां से लेके अर्थ की सरफेस से लेके और 10 किलोमीटर तक का जो हाइट तक का जो लेयर है एयर, ठीक है, एयर की जो लेयर है वो क्या कहलाती है, ट्रोपोस्फेयर। यहां पर ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग, इनके साथ एनिमल्स, प्लांट्स के साथ रहते हैं। और इसमें मेनली क्या क्या होता है, एक तो होती है क्या, क्लाउड, वाटर वेपर और डस्ट। समझ गए ना, इतने एरिया में या हम कहें इतनी हाइट तक डस्ट मिलती है, वाटर वेपर होती है और क्लाउड्स होते हैं। अगर इस वाले एरिया में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन होता है, इतनी हाइट तक कोई भी पॉल्यूशन होता है, तो वो आता है किसके अंतर्गत, ट्रोपो, ठीक है, स्फेरिक पॉल्यूशन में।
और फिर इस 10 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर, सपोज इतना पार्ट है कि 10 किलोमीटर से 40 तक का जो इस तरह से लेयर है एयर की, एटमॉस्फेरिक लेयर, ये इसको बोला जाता है क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ये लिखा हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर। यहां मेनली ओजोन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, मेनली तो ओजोन होती है, इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ वाटर वेपर भी रहती है। तो यही मैंने लिखा है कि लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ह्यूमन बीइंग्स अलोंग विद एनिमल्स एंड प्लांट्स, और हाइट है 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से कहां तक? 10 किलोमीटर तक। इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर व्हिच हैज डस्ट, वाटर वेपर एंड क्लाउड्स। जहां पर क्या क्या हो सकता है? वाटर वेपर होती है, डस्ट होता है और क्लाउड। एंड अपर लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम 10 to 40 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। अब इसके जो मैंने बताया ना, यहां से लेके यहां तक 40 किलोमीटर तक की जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। इट कंटेन्स ओजोन एंड आल्सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड लिटिल वेपर, वाटर वेपर। समझ गए बच्चों कि वायुमंडल की जो निचली परत है, मतलब समुद्री तल से लेके 10 किलोमीटर तक की, ओके, इसको तो बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। मैं कल हिंदी में बता दूंगा इसका क्या अर्थ होता है हिंदी में। ट्रोपोस्फेयर जयमंडल कह सकते हैं। और यहां पर मेनली क्या होता है? डस्ट होती है, वाटर वेपर होता है और क्लाउड होती है। ऑक्सीजन तो रहेगी। और इससे ऊपर वाली लेयर 10 से लेके कहां तक? 40 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। यहां मेनली ओजोन होती है, इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या होती है? वाटर वेपर। मैंने इन दोनों को क्यों यहां बताया? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है वो इन दोनों लेयर्स के पॉल्यूशन से रिलेटेड है, और इन दोनों लेयर्स में किस तरह के एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस होते हैं उन्हीं को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां तक लिखिए। अब देखो बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है वो इन दो पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एक तो होता है ट्रोपोस्फेरिक एंड सेकंड है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशंस। समझ गए ना बच्चों कि एयर पॉल्यूशन इंक्लूड्स बोथ ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशंस। मींस दोनों लेयर्स जो हैं इनमें किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल चेंज आता है तो वो इस एयर या कहें एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में आएगा। समझ गए बच्चों कि वायुमंडलीय प्रदूषण में दोनों प्रदूषण आते हैं, ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। हम फर्स्ट लेंगे, एक एक करके दोनों को समझेंगे। पहला लेंगे ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। तो देखो, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन का मतलब है कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन ट्रोपोस्फेयर। अगर ट्रोपोस्फेयर में किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल चेंज आता है जो ह्यूमन लाइफ को या कहें कि लिविंग सिस्टम को इफेक्टेड कर दे, तो वही सीधा सा क्या है? ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। समझ गए बच्चों कि ट्रोपोस्फेयर में अवांछनीय परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। इट इज ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये दो प्रकार के पॉल्यूटेंट्स से आता है। एक तो होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और एक है सेकेंडरी। देखो, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स प्राथमिक प्रदूषक, मींस ऐसे पॉल्यूटेंट्स वो जिस फॉर्म में बनते हैं उसी फॉर्म में सीधा सीधा है वो पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं। समझ गए ना? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो उसी फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बनी और उसी फॉर्म में वो एक पॉल्यूटेंट होती है, उसी फॉर्म में वो इफेक्ट डालती है। फॉस्जीन हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, डीडीटी हो गया, बीएचसी हो गया, इसके अलावा गैसियस ऑक्साइड, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो होते हैं ये डायरेक्ट क्या करते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्टेड करते हैं बिना किसी केमिकल चेंज के। तो ये कहलाते हैं क्या बच्चों? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ये लिखा है ना कि दोस पॉल्यूटेंट्स व्हिच आर persisting in the environment in the form it is produced। वो उसी फॉर्म में बने रहते हैं
या उसी फॉर्म में वायु जो है एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं जिस फॉर्म में ये बनते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो हमें बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। या हम कहें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे कि ठीक है डिफरेंट टाइप्स के पॉइजनस कंपाउंड, डीडीटी हो गया, बीएससी हो गया, इसके अलावा फॉस्जीन है, टीयर गैस है, मस्टर्ड गैस है, ये अपने इसी फॉर्म में ही क्या करते हैं, सीधा इफेक्ट डालते हैं एटमॉस्फेयर में, ह्यूमन लाइफ को इफेक्टेड करते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। और दूसरे हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, द्वितीय प्रदूषक। ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बनते हैं, किसी प्रकार की केमिकल एक्शन के कारण, किसी प्रकार का केमिकल चेंज के कारण, समझ गए ना, दे आर फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बाय रिएक्शंस और एनी चेंजेस। इट इज कॉज्ड बाय द गैसियस और सॉलिड पॉल्यूटेंट्स, और मेनली गैसियस और सॉलिड पॉल्यूटेंट्स इनसे ही बनते हैं। अब जैसे मान लो हम कहें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं या सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, इन्होंने वाटर से रिएक्शन की, वाटर वेपर से रिएक्शन की और क्या बना लिया, एसिड, और वो एसिड फिर हमारे एटमॉस्फेयर में आता है जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन। तो वो जो एसिड रेन हो रही है उसमें जो एसिड्स बन रहे हैं वो क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। इसके अलावा स्मॉग है, समझ गए ना, या ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स बनते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है तो वहां पर भी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स बनते हैं। तो इस तरह के अगर हमारे वो ट्रोपोस्फेयर में आके किसी प्रकार से इफेक्ट डालते हैं, मींस प्राइमरी जो है पॉल्यूटेंट से बनते हैं और फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्टेड करते हैं, तो वो है सेकेंडरी। समझ गए ना, एसिड रेन के जो एसिड्स हैं, स्मॉग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो केमिकल्स हैं, इस तरह के ये जो है इसमें आते हैं। समझ गए बच्चों कि दे आर फॉर्म्ड, ये है एंड कॉज्ड बाय गैसियस और सॉलिड पॉल्यूटेंट्स सच एज नेचुरल फॉग है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स हैं, बैक्टीरिया है, वोल्केनिक एरप्शन है, मिस्ट है, फ्यूम्स हैं, गैसेस हैं, इनसे बनते हैं ये, इनमें रहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक की रासायनिक क्रिया परिवर्तन से बनते हैं और मुख्य ठोस गैस द्रव प्रदूषकों के कारण उत्पन्न होते हैं, जो मैंने लिख रखे हैं उदाहरण। ओके, जैसे कि एसिड रेन में जो डिफरेंट टाइप के एसिड्स बनते हैं, स्मॉग में देखोगे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनते हैं जो पहले प्राइमरी में होते हैं फिर सेकेंडरी में स्मॉग में आ जाते हैं, है ना। ऐसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट में कुछ गैसेस बन जाती हैं जो कि एटमॉस्फेयर के एब्जॉर्ब करती हैं एनर्जी को, तो ये इस तरह के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स यहाँ तक। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, और ये है ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। ओके, इसमें हम देखेंगे सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स। ओके, ये जो ऑक्साइड्स हैं ये ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ओके, और इनमें से टू टाइप्स के आप देखोगे, ट्रोपोस्फेरिक जो है ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स टू टाइप्स के होंगे, एक तो होते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स और एक होंगे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, मींस पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे। हम एक एक करके समझेंगे। पहला है गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स, मींस जो गैसियस फॉर्म में है और ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है, देखो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स में फर्स्ट हम लेंगे वो है सल्फर के ऑक्साइड्स। फिर से सुने, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स जो कि ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन लाते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या है, कॉजेस ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। ओके, इन्हीं के कारण ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन आता है और इनमें से टू टाइप्स के हैं ये, एक तो होते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स और एक होंगे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। हम फर्स्ट लेंगे गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स। इसमें फर्स्ट है सल्फर, मतलब ये गैसियस फॉर्म में है और इसमें है फर्स्ट है ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो देखो बच्चों, सल्फर के टू ऑक्साइड्स कौन कौन से, SO2 और SO3, यही सीरियस पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब यही सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इनमें से जो SO2 है, देखो एक होती है वोल्केनिक इरप्शन, मतलब जहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें से जो धूल या धुआं निकलता है उसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। इससे लगभग एटमॉस्फेयर में 67% टोटल सल्फर का, और बाकी जो बचा 33%, ओके, वो कहां से आता है,
मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ सल्फाइड ओर्स एंड कंबस्शन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स। मतलब है कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे सबसे ज्यादा SO2 गैस आती है 67% एटमॉस्फेयर में, और बाकी जो 33% है वो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनकी मेटलर्जिकल प्रोसेस है, और जो सल्फर वाले जो फ्यूल्स होते हैं उनके कंबस्शन से एटमॉस्फेयर में मिलती है। अब आता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो बच्चों, जब ये लो कंसंट्रेशन में होती है कौन SO2, तो कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, इरिटेशन इन आई, ठीक है, हाई, और अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो कॉज स्टफनेस इन फ्लावर्स एंड बड्स। समझ गए बच्चों कि यहां लिखा है कि SO2 एंड SO3 आर सीरियस पॉल्यूटेंट्स, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, अकाउंट फॉर 67 ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ SO2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। समझ गए ना, टोटल एटमॉस्फेयर में जो SO2 है उसका 67% तो इसी से आ जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट से, एंड रिमेनिंग 33% ऑफ SO2 बाय मेटलर्जिकल ऑपरेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स एंड कंबस्शन ऑफ सल्फर्स कंटेनिंग फ्यूल्स। जब ये एट इन लो कंसंट्रेशन कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, एम्फाइसेमा, इरिटेशन ऑफ आई, एट हाई कंसंट्रेशन में कॉजेस स्टफनेस ऑफ फ्लावर्स एंड बड्स। मतलब सीधा है कि हाई कंसंट्रेशन में तो ये तो इफेक्टेड होगा ही होगा एनिमल्स, इसके अलावा प्लांट्स भी इस तरह से इफेक्टेड हो जाते हैं। समझ गए बच्चों कि SO2 और SO3 दो मुख्य प्रदूषक हैं सल्फर के, जो ज्वालामुखी विस्फोट से लगभग 67% और सल्फाइड गैसों के जलने और ईंधन, सल्फर युक्त ईंधन के जलने से 33% सल्फर वायुमंडल में होती है। इसकी कम सांद्रता में श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसेमा है, आंखों में जलन है, और उच्च सांद्रता में हो तो फूल है, उनकी जो बड्स कहें, बड्स मतलब है कि बड्स जो छोटे छोटे कुंड टाइप के निकलते हैं वो कठोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कलियां जिसको हम बोलते हैं, बड्स मतलब कलियां, इस तरह से वो इफेक्टेड होते हैं। यहां तक लिखिए। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको SO2 बताया, ऐसे ही SO3 किस तरह से हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। पहले तो ये है कि SO2 से ही क्या बनती है, SO3। कैसे? SO2 प्लस O2 तो बनता है SO3, या फिर H2O2 और SO2 की रिएक्शन से बनता है, या फिर इस तरह से बनता है। ओके, ओजोन और SO2 की रिएक्शन से। SO3 इज मोर पावरफुल देन SO2। समझ गए ना, SO3 SO2 से भी कहीं ज्यादा पॉल्यूटेंट, पावरफुल पॉल्यूटेंट है, बिकॉज ये वाटर से कंबाइन होके क्या बना लेता है, H2SO4, और यही H2SO4 कॉज द एसिड रेन, ठीक है, एंड कलर ऑफ पेंट्स फेडेड अवे, क्लोराइड द मेटल्स। समझ गए बच्चों कि जो SO2 है उससे कहीं ज्यादा हार्मफुल है SO3, क्यों? क्योंकि इट कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म H2SO4 व्हिच कॉजेस एसिड रेन and color of paint fades away, chlorides the metal। समझ गए बच्चों कि SO3 प्रदूषक SO2 से कहीं अधिक प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि यह जल से मिलकर H2SO4 बना लेता है, जो अम्ल के साथ या अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। इसके अलावा ये पेंट के रंग को खराब कर देता है, फेडेड कर देता है, धातुओं में संक्षारण होने लगता है। ओके, ये सब इफेक्ट पड़ता है। अब हम आ जाते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो देखो, कंट्रोल करने के लिए जहां से SO2 प्रोड्यूस्ड हो रही है या SO3 बन रही है, उसको CaCO3 के स्लरी में या पेस्ट में पास किया जाए। ऐसे में जितना भी SO2 था वो इस तरह से चेंज हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, या SO3 है तो वो CaSO4 में चेंज हो जाएगा। बट ये जो सॉलिड CaSO3 CaSO4 बनते हैं, इनका डिस्पोजल बहुत ही टफ है। मींस कहें कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका डिस्पोजल ही है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे इनको। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, मतलब पेट्रोलियम फ्यूल्स जो है, इनके कंबस्जन से बनते हैं NO और NO2। यही मेन क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट। समझ गए ना कि मेनली प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट हाई
टेम्परेचर इन ऑटोमोबाइल इंजन, मेनली NO और NO2। समझ गए बच्चों, उच्च ताप पर स्वचालित इंजन में जीवाश्म ईंधन के दहन से बनते हैं और इनमें मुख्यतः ये होते हैं NO + O2, ठीक है, N2 + O2 से बनता है NO और इस तरह से NO से NO2, या फिर NO और O3 की रिएक्शन से इस तरह से बनते हैं NO2। ये ऑल्सो प्रेजेंटिंग एग्जॉस्टिक सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक एरोप्लेन इंजन। एरोप्लेन इंजन जो होते हैं सुपरसोनिक, उनका जो धुआं सा निकलता है, व्हाइट सा धुआं, उसमें भी ये होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। समझ गए बच्चों कि जो सुपरसोनिक एरोप्लेन इंजन होते हैं, उनका जो धुआं निकलता है उसमें भी होते हैं, और जब बिजली चमकती है तो भी ये बन जाते हैं एटमॉस्फेयर में नेचुरली, N2 + O2 मिलकर NO और फिर NO2। समझ गए ना, है आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइटनिंग स्ट्रिक, ठीक है, देन N2O2 कंबाइन ये NO2। अब आता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो सबसे पहला तो ये है कि जहां ट्रैफिक होता है या जो कंजस्टेड एरिया होता है और जहां ज्यादा से ज्यादा ऑटोमोबाइल जो हैं व्हीकल्स दिखते हैं, वहां पर एक ब्राउन कलर का धुआं बनता है या एयर दिखती है, वो किसके कारण होती है, इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण, क्योंकि नाइट्रोजन का जो NO2 ऑक्साइड है वो ब्राउन गैस होता है। ओके, दीज प्रोड्यूस्ड रेडिश ब्राउन हैज, धुआं सा गहरा धुआं, और ब्राउन एयर इन ट्रॉपिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेस। समझ गए ना, पहला तो ये इफेक्ट पड़ता है। दूसरा देखते हैं क्या इफेक्ट है। अब देखो बच्चों, और आगे बताता हूं कि जो NO2 है वो NO से कहीं ज्यादा खतरनाक है। समझ गए ना, NO2 इज द मोर डेंजरस देन NO2। क्यों? क्योंकि दीज ऑक्साइड कैन कॉज पल्मोनरी, ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जो NO2 होता है ना, वो एसिड रेन करता है, और एसिड रेन सबसे खतरनाक है, इसीलिए ये NO2 NO से कहीं ज्यादा डेंजरस होता है। अब आता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दीज ऑक्साइड्स कैन cause pulmonary edema, dilation of arteries, eye irritation, heart problems, injury of liver and kidney, and also causes acid rain. Higher concentration of NO2 damage the leaves of plants and retard photosynthesis। समझ गए बच्चों कि ये हमारी बॉडी में या ह्यूमन बीइंग्स में होने वाली ये क्या है, डिसीजेस है, पल्मोनरी एडिमा, ओके, डायलेशन ऑफ आर्टरीज, जो धमनियां हैं वो प्रभावित हो जाना, आंखों में जलन होना, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लीवर किडनी डैमेज हो सकते हैं, एंड ऑल्सो एसिड रेन तो है ही नाइट्रिक एसिड बनने के कारण। इसके अलावा प्लांट्स में देखें तो लीव्स जो है वो जल्दी झड़ जाती हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस इफेक्टेड हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखो सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट गैसियस पॉल्यूटेंट है, वो है हाइड्रोकार्बन। तो देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन में एक तो है CH4 जो कि नेचुरली बनती है, कीचड़ में बनती है, मार्स गैस कहलाती है। इसके अलावा बहुत सारे एरोमेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि केरोसिन, पेट्रोल, कोल, कोक, इनके इनकम्प्लीट कंबस्जन से बनते हैं। समझ गए ना, वो भी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इसके अलावा ठीक है, और अब आते हैं कि ये क्या इफेक्ट डालते हैं। तो समझ गए ना, ये लिखा है कि प्रोड्यूस्ड नेचुरली लाइक CH4 मार्स गैस है, एज वेल एज ड्यू टू इनकम्प्लीट, ठीक है, कंबस्जन ऑफ फ्यूल्स, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, कोक एक्सेट्रा, दे आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाले, कैंसर जन्य जिनको बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। और मेनली आप देखोगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हमने देखा है एरोमेटिक यूनिट में जाओगे तो वहां पर जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 3-4 रिंग होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो ये इनके इनकम्प्लीट कंबस्जन से बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, ठीक है, इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, आई, म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन आना, आंखों में जलन होना, दे कॉज, ठीक है, एजिंग, बुढ़ापा जल्दी लाते हैं। इसके अलावा ब्रेक डाउन द टिश्यूज, जो हमारे टिश्यूज हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स में देखें इफेक्ट, तो सीडिंग ऑफ फ्लावर, लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ प्लांट, फूलों को झड़ा देना, लीव्स जल्दी झड़ने लगना, उनकी टहनियां झड़ने लगना, ये सब इसका इफेक्ट होता है इन हाइड्रोकार्बन्स के। तो ये है इस तरह से गैस।
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के दो ऑक्साइड्स हैं मेन, एक तो होता है CO और एक क्या होता है CO। CO जो होता है ये है मोस्ट सीरियस पॉल्यूटेंट, ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, डायरेक्ट है, एटमॉस्फेयर में मिलता है और बहुत ज्यादा पॉइजनस इफेक्ट लाता है। ये प्रोड्यूस्ड कैसे होता है? जब कार्बन का इनकम्प्लीट कंबस्जन होता है तब बनता है CO। ओके, अब इसके देखो तीन सोर्स हैं। एक तो होता है कि रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड मेटलर्जी ऑफ FeZn PbCO। आप जानते हैं कि इनकी मेटलर्जी में जब इनकी ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता है रिड्यूसर की तरह। और ऑटोमोबाइल इंजन जो होते हैं जब वहां पर कार्बन का इनकम्प्लीट कंबस्जन होता है तब ये रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। और लगभग यहाँ जो है 7% एटमॉस्फेयर की जितनी CO है उसका लगभग 7% तो इस तरह से रिलीज होता है। समझ गए बच्चों कि ये कहां निकलता है? जो इंजन होते हैं गाड़ियों के उनके, या फिर हम जानते हैं FeZn PbCO इनके धातु कर्म में इनसे निकलती है CO और लगभग 7% टोटल एटमॉस्फेयर का यहां से आता है। और जो 80% कार्बन मोनोऑक्साइड है एटमॉस्फेयर की वो आती है बैक्टीरियल डीके ऑफ CH4 के बैक्टीरियल डीके से लगभग 80% CO हमारे एटमॉस्फेयर में जो टोटल होती है उसका 80% तो इस रिएक्शन से प्रोड्यूस्ड होता है। ये बैक्टीरियल, ओके, बैक्टीरियल क्या होता है? डीके मतलब है जीवाणुओं द्वारा CH4 के विघटन से लगभग 80% टोटल एटमॉस्फेरिक एयर का 80% यहां से आता है। 10% ओशियन से आता है, समुद्रों से, 3% जो सागर है उनसे, और 3% आता है सिंथेसिस एंड डीके ऑफ क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल में जब सिंथेसिस चलती है वहां पे भी CO बनता है और डीके होता है तो भी बनता है। कुल मिलाकर जितनी भी 100% है उसमें 7% तो ऑटोमोबाइल इंजन से, 80% CH4 की डिकम्पोजिशन से और 10% ओशियन से, 3% जो है वो कहां से आता है? सिंथेसिस ऑफ डीके एंड डीके ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बनने में या उसके विघटित होने में आता है। ये जो होता है आप जानते हैं। और CO2 जो है, CO2 तो सीधा सी है प्रोड्यूस न्यू, ठीक है, नेचुरली बाय वोल्केनिक इरप्शन, रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड, जितने भी फ्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है उनके कंबस्जन से CO2 बनती है, नेचुरली श्वसन क्रिया में बनती है, रेस्पिरेशन में। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहां से भी नेचुरली CO2 बहुत ज्यादा निकलती है। इसके अलावा जितने भी मार्बल्स के या कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, इस तरह के जो सिलिकेट वो हैं क्या सॉलिड मटेरियल है उनके डिकम्पोजिशन से भी CO2 निकलता है। अब आता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो बच्चों, CO का इफेक्ट तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं जब हम कार्बन ग्रुप पढ़ रहे थे कि CO जो है बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही पॉइजनस ऑक्साइड है। इसका 100 ppm अगर एटमॉस्फेयर में है तो वहां पर डेथ हो सकती है। ये एक साइलेंट किलर है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि स्टेबल कंपाउंड है और ये ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोक देता है जिसके कारण ही डेथ हो जाती है। तो हाईली पॉइजनस एंड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन कॉज डेथ। समझ गए ना, साइलेंट किलर है। इसके अलावा CO2 की बात करें तो CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाली गैस है। इसी के कारण ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग आती है। तो ये थे हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स जो कि ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में आते हैं। इसके अलावा जो पार्टिकुलेट जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले दिन अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप है ये है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ओके, ट्रोपोस्फेरिक में मैंने 2 टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स बताए थे। एक तो थे गैसियस जिसमें आपने देखा नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और कार्बन, इनके तो ऑक्साइड्स, इसके अलावा कुछ हाइड्रोकार्बन। ये थे हमारे गैसियस ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। अब नेक्स्ट टाइप है और ये है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, मींस माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स that cause pollution in troposphere। समझ गए ना कि बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हों, सॉलिड पार्टिकल्स, अब चाहे वो किसी तरह से है, लिविंग नॉन लिविंग कैसे भी हो सकते हैं,
लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं स्प्रे के टाइप के, जो कि हमारे ट्रोपोस्फियर में एक पॉल्यूशन लाते हैं। समझ गए बच्चों, अति सूक्ष्म कण है, द्रवबूंद है, जिससे ट्रोपोस्फियर पॉल्यूशन होता है, वो कहलाते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। टाइप्स में आप देखोगे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वायबल, ओके, फर्स्ट कैसा है, एक होते हैं वायबल और एक होते हैं नॉन वायबल। वायबल मतलब होता है जीव क्षम, मतलब जिनमें जो लिविंग सिस्टम है, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स जो कि लिविंग स्टेट में होते हैं, जैसे कि दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एज बैक्टीरिया है, फंजाई है, मोल्ड्स है, एल्गी है, ये सब किस में आते हैं बच्चों, वायबल में। समझ गए ना। इसके अलावा वायरस है, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक एज बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, एल्गी, वायरस, ये सब किस में आते हैं बच्चों, वायबल, ठीक है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। और एक होते हैं नॉन वायबल, जो कि जीवित नहीं है, नॉन लिविंग सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, ड्राई लीव्स हो गई, ओके, गार्बेज हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, एश ऑफ, ठीक है, एश ऑफ फैक्ट्रीज, डस्ट स्टॉर्म हो गया, पल्वराइजिंग कोल हो गया, सैंड हो गई, ओके, इस तरह से स्प्रे लिक्विड्स हो गए, इसके अलावा लिक्विड, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए जो कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं। तो ये सब किसमें आते हैं, नॉन वायबल। समझ गए बच्चों, धुआं हो गया, सूखी पत्तियां हो गई, गार्बेज हो गई, कचरा हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, फैक्ट्री से निकली हुई राख हो गई, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म, जो आंधी तूफान की डस्ट होती है, ऐसे ही कोल, पिसा हुआ कोल हो गया, पिसी हुई रेत हो गई, है ना। और इसके अलावा स्प्रे लिक्विड्स हो गए जो कि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यूज होते हैं, ये सब किस तरह के हैं, नॉन वायबल। तो इस तरह से वायबल और नॉन वायबल, इस तरह के 2 टाइप्स के जो हैं, ये भी एक ट्रोपोस्फेरिक क्या है, पॉल्यूटेंट्स। तो कुल मिला के अभी मैंने आपको यहाँ पर एयर पॉल्यूशन, उनके टाइप्स, और सॉरी, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, उसके टाइप्स, और फिर ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन बताया। अब हम ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्मॉग है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है और एसिड रेन है, इनको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। और फिर जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन है, उसमें कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, ग्रीन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बाकी मैटर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।